1.1 परिचय। विकास और प्रगति के विचारों को अक्सर सकारात्मक माना जाता है, जो व्यक्तियों, समूहों, वस्तुओं या कार्यों में सुधार का संकेत देता है। पूरे इतिहास में मानव समाज विभिन्न चरणों से होकर आगे बढ़ा है। समय के साथ विकास को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। प्रारंभ में इसे प्रगति के रूप में देखा गया, फिर विकास, परिवर्तन, आधुनिकीकरण और हाल ही में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और मानव विकास के रूप में देखा गया। समाज बर्बरता से सभ्यता की ओर, धार्मिक समझ से वैज्ञानिक समझ की ओर और सरल से जटिल संरचनाओं की ओर विकसित हुआ है। इस विकास को दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण सहित सामाजिक विज्ञान साहित्य में विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और विश्लेषित किया गया है। यह खंड मॉर्गन, कॉम्टे, स्पेंसर और अन्य जैसे विचारकों के विकासवादी विचारों से शुरू होकर इन दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है और फिर आर्थिक और सामाजिक विकास पर समकालीन विचारों पर प्रकाश डालता है। विकास का विचार अक्सर पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरी दुनिया के विकास जैसे विभिन्न मॉडलों के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि से जुड़ा होता है। हालांकि 1970 के दशक के उत्तरार्ध से विकास पर विचार बदल गए हैं। मानव एवं सामाजिक विकास अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। नई रणनीतियों का लक्ष्य हाशिए पर मौजूद समूहों और महिलाओं को विकास में शामिल करना और राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करना है। यह इकाई उन विकास रणनीतियों पर भी गौर करती है जो हाशिए पर रहने वाले समूहों और संबंधित मुद्दों को सशक्त बनाती हैं। भविष्य की इकाइयों में इन विषयों पर और अधिक चर्चा की जाएगी। अब आइए विकास और प्रगति की अवधारणाओं को समझना शुरू करें। विकास और प्रगति को समझना। जैसे ही हम विकास के विचार में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना विकास, प्रगति, परिवर्तन, विकास और परिवर्तन जैसी विभिन्न संबंधित अवधारणाओं से होता है। इन अवधारणाओं को शुरू से ही समझना महत्वपूर्ण है, भले ही इन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। इवोल्यूशन शब्द लैटिन शब्द इवोल्वर से आया है, जिसका अर्थ है विकसित करना या प्रकट करना, जो संस्कृत शब्द विकास के समान है। विकास विशेष रूप से पौधों और जानवरों जैसे जीवित जीवों की आंतरिक वृद्धि को संदर्भित करता है। यह वृद्धि कई चरणों में आगे बढ़ती है, जैसे बीज अंकुर में विकसित होते हैं, फिर पौधे, पेड़ और अंत में परिपक्वता और उम्र बढ़ने से गुजरते हैं। दूसरी ओर प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, जो कि संस्कृत शब्द प्रगत के अनुरूप है। मूलतः प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना या वांछनीय परिणाम की ओर बढ़ना है। वांछित लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रगति होती है, जैसे सीखने में प्रगति, स्वास्थ्य या किसी गंतव्य तक पहुंचना। ऐतिहासिक रूप से प्रगति नैतिक मूल्यों से जुड़ी रही है, जो मानवता द्वारा समय के साथ अपनाए गए नैतिक आदर्शों की ओर प्रगति को दर्शाती है। हालांकि विभिन्न समाजों में नैतिक मूल्य और मानक भिन्न भिन्न होते हैं, जो प्रगति के विभिन्न संकेतकों को प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। समाज कैसे बढ़ता और सुधरता है, इस बारे में विचारों को सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरीकों से देखा गया है। उन्होंने संघर्ष, कार्यात्मक, नवसंघर्ष और संरचनात्मक कार्यात्मक जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया है। लेकिन इस अध्याय में हम मार्क्स, वेबर, डर्कहेम और पार्सन्स जैसे विचारकों के शुरुआती विचारों के बारे में बात करेंगे। जब हम बाद में परिवर्तन और आधुनिकीकरण पर चर्चा करेंगे तो हम इन विचारकों को विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर समूहित करेंगे। कॉम्टे, मॉर्गन, मार्क्स और स्पेंसर जैसे शुरुआती विचारक यह अध्ययन करने में रुचि रखते थे कि मानव समाज समय के साथ कैसे विकसित और प्रगति करता है। उनके बड़े विचार यह समझने में अभी भी मायने रखते हैं कि समाज कैसे बदल गया है और प्रगति कर रहा है। 1800 के दशक की शुरुआत में
हेगेल और सेंट साइमन जैसे दार्शनिकों ने प्रगति के विचार के लिए आधार तैयार किया। बाद में कॉम्टे और मार्क्स जैसे विचारक उनसे प्रभावित हुए। आइए ऑगस्टे कॉम्टे के विचारों से शुरुआत करें, जो सेंट साइमन के छात्र थे। ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857। ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857, जिन्हें समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, ने इस अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव समाज कैसे बदलता है और प्रगति करता है। उन्होंने समाज के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया: सामाजिक सांख्यिकी, प्रमुख संस्थानों को देखते हुए, और सामाजिक गतिशीलता, विकास और परिवर्तन का अध्ययन। कॉम्टे ने मानव समाज और इतिहास को एक ही चीज के रूप में देखा। उनका मानना था कि यूरोप का इतिहास सभी मनुष्यों के इतिहास के समान है। इसलिए उन्होंने कुछ सामान्य टिप्पणियां की। कॉम्टे ने देखा कि कुछ समाज खत्म हो रहे थे जबकि नए उभर रहे थे। पुराने धर्म और सैन्य शक्ति पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन समाज कैथोलिक चर्च के विश्वास से एकजुट था और सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण थी। नया समाज विज्ञान और उद्योग के बारे में अधिक था। इस नए समाज में वैज्ञानिकों ने धर्मशास्त्रियों का स्थान ले लिया और व्यापारिक लोगों ने योद्धाओं का स्थान ले लिया। जब लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू किया, तो समाज का मुख्य ध्यान एक दूसरे से लड़ने से हटकर प्रकृति पर कब्जा करने और उसके संसाधनों का उपयोग करने पर केंद्रित हो गया। कॉम्टे ने मानव विकास के 3 चरणों का वर्णन करके प्रगति के विचार का विस्तार किया: धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। धार्मिक चरण में लोगों ने चीजों को यह कहकर समझाया कि वे उनके जैसे प्राणियों या ताकतों के कारण हुए थे। आध्यात्मिक चरण में उन्होंने चीजों को प्रकृति के संदर्भ में समझाया। सकारात्मक वैज्ञानिक चरण में लोगों ने तर्क और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके चीजों की जांच की। कॉम्टे का मानना था कि जैसे विज्ञान अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, वैसे ही यह समाज को समझने में भी आगे बढ़ेगा, जिससे समाजशास्त्र को बढ़ावा मिलेगा। जब कॉम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति के बारे में है और इसे सामाजिक सांख्यिकी और गतिशीलता में विभाजित किया है, तो उनका मतलब था कि व्यवस्था बनाए रखने के माध्यम से प्रगति हो सकती है। उन्होंने प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज में आए परिवर्तनों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश की। उनका मानना था कि समाज जैविक विकास के सिद्धांत के समान सरल से जटिल की ओर विकसित हुआ है। उन्होंने प्रगति को वैज्ञानिक सोच के विकास से भी जोड़ा। उनके 3 चरणों के नियम के अनुसार जैसे जैसे बौद्धिक समझ बढ़ी, नैतिकता और सामाजिक संस्थाएं बदल गईं। कॉम्टे ने सोचा कि भौतिक और नैतिक प्रगति दोनों महत्वपूर्ण हैं, और उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन एक रैखिक मार्ग का अनुसरण करते हुए आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। मॉर्गन 1818 से 1881। मॉर्गन मानव समाज को स्पष्ट चरणों में संगठित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रगति के 3 मुख्य कालखंडों को रेखांकित किया: बर्बरता और सभ्यता। बर्बरता और बर्बरता के भीतर उन्होंने खाद्य उत्पादन में प्रगति के आधार पर उन्हें निचले, मध्य और ऊपरी चरणों में विभाजित किया। उनका मानना था कि पृथ्वी पर मानव का प्रभुत्व भोजन पैदा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में प्रमुख प्रगति खाद्य स्रोतों में सुधार से जुड़ी हुई है। क्रूरता का निचला चरण: लोग उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते थे, भोजन के लिए फलों, मेवों और जड़ों पर निर्भर रहते थे। मध्य चरण: लोगों ने आग और मछली पकड़ने का उपयोग करना शुरू कर दिया, भोजन की स्वतंत्रता प्राप्त की और भौगोलिक गतिशीलता को सक्षम किया। वे मुख्य रूप से बुनियादी पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ऊपरी चरण: धनुष और तीर का आविष्कार हुआ,
भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया गया और शिकार एक आम व्यवसाय बन गया। लकड़ी के औजारों और बर्तनों का उपयोग किया जाता था। असभ्यता का निचला चरण मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत हुई, जो बर्बरता की शुरुआत थी। बी मध्य चरण पूर्व में पशुपालन शुरू हुआ, जबकि पश्चिम में सिंचाई, धूप में सुखाई गई ईंटें और पत्थर की इमारतों के साथ साथ कृषि शुरू हुई। ग ऊपरी चरण यह चरण सभ्यता की ओर एक संक्रमण का प्रतीक है। इसकी शुरुआत लोहे को गलाने से हुई और रिकॉर्ड रखने के लिए वर्णमाला लेखन का विकास हुआ। मवेशियों द्वारा खींचे जाने वाले लोहे के हलों का उपयोग, व्यापक कृषि और जनसंख्या वृद्धि इस चरण की विशेषता है। सभ्यता सभ्यता एक ऐसा समय है जब लोग प्रकृति से चीजें कैसे बनाएं, व्यवसाय कैसे करें और कला कैसे बनाएं, इसके बारे में अधिक सीखते हैं। इस दौरान मानव समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उन्नत हो जाता है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। मार्क्स इस बारे में बात करते हैं कि पूंजीवाद के आसपास संगठित समाज कैसे काम करते हैं और समय के साथ बदलते हैं। उनका मानना है कि समाज की स्थापना के संघर्षों के आधार पर प्रगति के सिद्धांत को समझकर समाज मौलिक रूप से बदल सकता है। मार्क्स का मानना है कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी आर्थिक संरचना है। वह कहता है, जब लोग समाज में एक साथ काम करते हैं तो वे ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो आवश्यक होते हैं, भले ही वे उन्हें न चुनें। ये रिश्ते इस बात से मेल खाते हैं कि चीजें बनाने की उनकी क्षमता कितनी उन्नत है। ये सभी रिश्ते समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, जो समाज में कानूनों, राजनीति और विचारों का वास्तविक आधार है। लोग अपने दैनिक जीवन में चीजें कैसे बनाते हैं, इसका प्रभाव समाज में बाकी सभी चीजों पर पड़ता है। जब समाज जिस तरह से चीजों को बनाता है और जिस तरह से चीजों को स्थापित किया जाता है, उसमें टकराव होता है, तो एक सामाजिक क्रांति होती है। जब आर्थिक आधार बदलता है, तो समाज में बाकी सब कुछ भी बदल जाता है। मार्क्स मानव समाज के विकास के 4 मुख्य चरणों के बारे में बात करते हैं: एशियाई, प्राचीन, सामंती और पूंजीवादी। चीजें बनाने का एशियाई तरीका पश्चिमी समाज का हिस्सा नहीं है। प्राचीन काल में समाज गुलामी पर निर्मित होते थे। सामंतवाद के दौरान दास प्रथा चीजों के निर्माण की नींव थी। पूंजीवाद की पहचान वस्तुओं का बड़ा उत्पादन, श्रमिकों के लिए मुक्त बाजार और तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी है। मार्क्स की भविष्यवाणी है कि एक बड़ी क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद का स्थान समाजवाद ले लेगा। मार्क्स कहते हैं कि जब समाज की चीजों को बेहतर बनाने की क्षमता इस बात से टकराती है कि चीजें अब कैसे की जाती हैं, तो परेशानी शुरू हो जाती है। उनका मानना है कि यह टकराव और इसके साथ आने वाली समस्याएं मानव इतिहास को आकार देती हैं। मार्क्स विभिन्न वर्गों के बीच के झगड़ों को समाज में बदलाव लाने के मुख्य इंजन के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं, अब तक हर समाज की कहानी इन्हीं झगड़ों की कहानी है। उनका मानना है कि वर्गों में विभाजित समाज अंततः इतनी कड़ी लड़ाई लड़ेंगे कि वे एक नया समाज बनाएंगे जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा और कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होगा। इस नई जगह में हर कोई इस आधार पर काम करता है कि वह क्या कर सकता है और उसे वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था कि समाज सदैव आगे बढ़ता है और इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। वह समाज को हमेशा बेहतर बनाने के विचार पर महान थे। उन्हें चार्ल्स डार्विन की किताब बहुत पसंद आई कि समय के साथ जीवन कैसे बदलता है। स्पेंसर ने सोचा कि समय के साथ समाज सरल शुरू होते हैं और अधिक जटिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह उसी तरह है जैसे जीवित चीजें विकसित होती हैं। उनके विचार में समाज की शुरुआत परिवारों के एक साथ जुड़ने से होती है, फिर कुलों से,
फिर जनजातियों से और अंत में राष्ट्रों या राज्यों से होती है। स्पेंसर ने इस बारे में भी बात की कि कैसे समाज पूरी तरह से सेना के बजाय उद्योग के बारे में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि सैन्य समाजों में सभी को एक साथ मिलकर काम करना होता है, वहाँ एक मजबूत नेता होता है और नियम वास्तव में सख्त होते हैं। लेकिन औद्योगिक समाजों में लोग मिलकर काम करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और सरकार हर चीज को नियंत्रित नहीं करती है। स्पेंसर के विचारों ने यह समझाने में मदद की कि मुक्त बाजार यूरोप और अमेरिका में एक बड़ी बात क्यों बन गए। स्पेंसर ने सोचा कि समाज बड़े होते जा रहे हैं और अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया है। समाज क्यों बदलता है, इसके बारे में उनके पास एक बड़ा सिद्धांत था जिसमें कई अलग अलग कारक शामिल थे। उन्होंने समाज को एक जीवित वस्तु की तरह देखा और यह समझना चाहते थे कि यह कैसे बढ़ता और बदलता है। उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित वस्तु से की और कहा कि जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है, यह और अधिक जटिल होता जाता है। चिंतन और कार्रवाई 1.1 मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित मानव समाज की प्रगति के मूल सिद्धांत क्या है? ये कॉम्टे से किस प्रकार भिन्न है? चिंतन और कार्रवाई 1.1 लुईस हेनरी मॉर्गन द्वारा प्रचारित मानव समाज की प्रगति के मूलभूत सिद्धांतों की जांच करने और उन्हें ऑगस्टे कॉम्टे के साथ तुलना करने में हम समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों और सामाजिक विकास की समझ में गहराई से उतरते हैं। मॉर्गन और कॉम्टे दोनों समाजशास्त्रीय विचार के विकास में प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रत्येक सामाजिक प्रगति के प्रक्षेपवक्र और तंत्र पर अद्वितीय दृष्टिकोण पेश करते थे। उनके विचारों को पूरी तरह से समझने के लिए उनकी तुलना करने से पहले उनके सिद्धांतों का अलग-अलग विश्लेषण करना अनिवार्य है। लुईस हेनरी मॉर्गन एक अमेरिकी मानव विज्ञानी, रिश्तेदारी प्रणालियों और सामाजिक विकास के अध्ययन में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मौलिक कार्य प्राचीन समाज, मानव समाज के विकास को चरणों अर्थात बर्बरता और सभ्यता के माध्यम से समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। मॉर्गन के अनुसार मानव समाज में प्रगति की विशेषता सरल सामाजिक संगठनों से अधिक जटिल संगठनों की ओर प्रगति है, जो मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार और उत्पादन के तरीके में बदलाव से प्रेरित है। मॉर्गन के सिद्धांत के मूल में सांस्कृतिक विकास की अवधारणा है, जो बताती है कि समाज अपनी तकनीकी और संगठनात्मक प्रगति के आधार पर अलग-अलग चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। उन्होंने 3 प्राथमिक चरणों की पहचान की: बर्बरता और सभ्यता, प्रत्येक विशिष्ट तकनीकी उपलब्धियों और सामाजिक संरचनाओं द्वारा चिह्नित। बर्बरता में मनुष्य छोटे-छोटे रिश्तेदारी आधारित समूहों में रहकर जीविका के लिए शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। बर्बरता की ओर परिवर्तन से कृषि का विकास, जानवरों को पालतू बनाना और जनजातियों और सरदारों जैसे अधिक जटिल सामाजिक संगठनों का उदय हुआ। अंततः सभ्यता की विशेषता लेखन का आविष्कार, शहरों की स्थापना और परिष्कृत राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के साथ राज्य स्तरीय समाजों का उदय थी। मॉर्गन का सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रगति की धारणा पर आधारित है, जिसमें समाज सापेक्ष प्रधानता की स्थिति से अधिक जटिलता और परिष्कार की ओर बढ़ता है। उनका मानना था कि यह प्रगति ज्ञान के संचय और प्रौद्योगिकी के विकास से प्रेरित है, जिससे उत्पादकता और सामाजिक संगठन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा मॉर्गन ने सामाजिक संरचना को आकार देने में रिश्तेदारी प्रणालियों की भूमिका पर जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण अक्सर रिश्तेदारी पैटर्न और पारिवारिक संगठन में बदलाव के साथ होता है। इसके विपरीत ऑगस्ट कॉम्टे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है, ने सामाजिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे सकारात्मकतावाद के रूप में जाना जाता है।
मानव समाज में प्रगति को समझने के लिए कॉम्टे का दृष्टिकोण मॉर्गन के विकासवादी ढांचे से काफी भिन्न था। तकनीकी प्रगति और सामाजिक संगठन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कॉम्टे ने सामाजिक विकास के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कसंगत सोच के महत्व पर जोर दिया। कॉम्टे के सकारात्मकतावाद के सिद्धांत के केंद्र में यह विचार है कि समाज 3 चरणों के माध्यम से प्रगति करता है: धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण। धार्मिक चरण में मानव समाज को दुनिया को समझने के लिए धार्मिक व्याख्याओं और अलौकिक मान्यताओं पर निर्भरता की विशेषता है। यह चरण अंधविश्वास, मिथक और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी से चिह्नित है। आध्यात्मिक चरण में संक्रमण प्राकृतिक घटनाओं के लिए अधिक अमूर्त और दार्शनिक स्पष्टीकरण की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ व्यक्ति पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और प्राकृतिक कानून और सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसी अमूर्त अवधारणाओं के आधार पर वैकल्पिक स्पष्टीकरण तलाशते हैं। अंत में सकारात्मक चरण में समाज दुनिया को समझने के आधार के रूप में अनुभवजन्य अवलोकन, प्रयोग और वैज्ञानिक तर्क के सिद्धांतों को अपनाता है। कॉम्टे के अनुसार सकारात्मक चरण सामाजिक विकास के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रगति और सामाजिक संगठन का प्राथमिक चालक बन जाता है। तकनीकी प्रगति और सामाजिक विकास पर मॉर्गन के जोर के विपरीत कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत मानव समाज को आकार देने में ज्ञान और कारण की भूमिका को प्राथमिकता देता है। उनका मानना था कि वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति से सामाजिक सद्भाव और स्थिरता आएगी, क्योंकि व्यक्तियों और संस्थानों ने खुद को व्यक्तिपरक मान्यताओं के बजाय वस्तुनिष्ठ सत्य के साथ जोड़ लिया है। मॉर्गन के सामाजिक विकास के सिद्धांत की तुलना कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत से करने पर कई प्रमुख अंतर सामने आते हैं। सबसे पहले, जबकि दोनों सिद्धांतकार सामाजिक विकास के अलग-अलग चरणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, प्रगति के पीछे प्रेरक शक्तियों पर उनके जोर में भिन्नता है। मॉर्गन सामाजिक उन्नति का श्रेय मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार और सामाजिक संगठन में बदलाव को देते हैं, जबकि कॉम्टे वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कसंगत सोच के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त मॉर्गन का सिद्धांत सामाजिक विकास को आकार देने में तकनीकी प्रगति और आर्थिक संगठन जैसी भौतिक स्थितियों की भूमिका पर अधिक जोर देता है। इसके विपरीत कॉम्टे का सिद्धांत सामाजिक प्रगति के मार्गदर्शन में विचारधारा और बौद्धिक विकास की भूमिका पर जोर देता है। इसके अलावा मॉर्गन का सिद्धांत अनुभवजन्य अनुसंधान और नृवंश विज्ञान अवलोकन पर आधारित है, जो मानव समाज के विकास के बारे में अपने दावों का समर्थन करने के लिए विविध संस्कृतियों और ऐतिहासिक अवधियों के साक्ष्य पर आधारित है। इसके विपरीत कॉम्टे का सिद्धांत अधिक अमूर्त और दार्शनिक है, जो सामाजिक विकास की प्रकृति के बारे में अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य के बजाय वैचारिक तर्क पर निर्भर करता है। निष्कर्ष में, जबकि लुईस हेनरी मॉर्गन और ऑगस्टे कॉम्टे दोनों मानव समाज की प्रगति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उनके सिद्धांत सामाजिक विकास के तंत्र और प्रक्षेपवक्र को समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मॉर्गन का सामाजिक विकास का सिद्धांत तकनीकी नवाचार और सामाजिक संगठन में बदलाव की भूमिका पर जोर देता है, जबकि कॉम्टे का सकारात्मकता का सिद्धांत वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कसंगत सोच के महत्व को प्राथमिकता देता है। उनके संबंधित सिद्धांतों के मौलिक सिद्धांतों की जांच करके हम मानव समाज की उन्नति में अंतर्निहित जटिल प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। टोनीज 1855 से 1936 उदास स्माइली। टोनीज का मानना था कि जेमिनशाफ्ट में लोग पारिवारिक संबंधों, विवाह या पति-पत्नी, माता-पिता और भाई-बहनों जैसे मजबूत बंधनों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। जेमिनशाफ्ट के भीतर रिश्तेदारी, पड़ोस और दोस्त जैसे समूह साझा मान्यताओं, मूल्यों और व्यवहारों से प्रभावित एक आम इच्छा के तहत काम करते हैं। इसके विपरीत गेसेलशाफ्ट में
व्यक्ति स्वहित के आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें रिश्तों को उनके द्वारा किए गए श्रम के संदर्भ में महत्व दिया जाता है। टॉनीज ने सोचा कि सामाजिक विकास के कारण जेमेनशाफ्ट का पतन हुआ। औद्योगिक क्रांति ने पारिवारिक बंधनों की जगह दक्षता और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में। दुर्खीम 1858 से 1917 उदास स्माइली। दुर्खीम ने भी समाज को विकसित होते देखा। उन्होंने सामाजिक एकजुटता को सामाजिक जीवन को आकार देने वाली नैतिक मान्यताओं के रूप में वर्णित किया। पूर्व औद्योगिक समाजों में यांत्रिक एकजुटता लोगों के बीच समझौते और समानता पर आधारित थी, जबकि औद्योगिक समाजों में जैविक एकजुटता मतभेदों को स्वीकार करने और अदालतों और राजनीतिक दलों जैसी संस्थाओं के माध्यम से संघर्षों के प्रबंधन से उत्पन्न हुई थी। पूर्व औद्योगिक समाजों में श्रम या राय का बहुत कम विभाजन होता था, जबकि औद्योगिक समाजों में विशेषज्ञता और वैयक्तिकता होती थी। दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन को नैतिक बंधनों में बदलाव से जोड़ा। यह सुझाव दिया कि औद्योगिकरण और व्यक्तिवाद समाज को यांत्रिक से जैविक एकजुटता की ओर ले जाता है। उनका मानना था कि औद्योगिक समाजों में श्रम का विभाजन व्यक्तियों को सामाजिक रूप से एकीकृत करता है, हालांकि अत्यधिक विशेषज्ञता से आदर्शहीनता या विसंगति पैदा हो सकती है। दुर्खीम दो प्रकार के घनत्व की बात करते हैं, भौतिक और नैतिक। भौतिक घनत्व तब होता है जब किसी दिए गए स्थान पर अधिक लोग होते हैं। नैतिक घनत्व तब होता है जब लोग अधिक बातचीत करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है। डर्कहेम के अनुसार जैसे जैसे लोग अधिक बातचीत करते हैं, नैतिक घनत्व, वे समाज में अपनी भूमिकाओं में विशेषज्ञ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एक दूसरे से अधिक संपर्क होता है। लेकिन इसे काम करने के लिए लोगों को शारीरिक रूप से भी करीब होना होगा। भौतिक घनत्व। दुर्खीम का कहना है कि नैतिक घनत्व तभी बढ़ सकता है जब भौतिक घनत्व भी बढ़े। दुर्खीम ऐसा होने के 3 तरीके बताते हैं। लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह अक्सर खेती से शुरू होता है और शहरों के बढ़ने के साथ जारी रहता है। शहर इसलिए बनते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं। वे तभी बढ़ सकते हैं जब लोग अधिक बातचीत करें। परिवहन और संचार। तेज और अधिक उपलब्ध परिवहन और संचार लोगों को करीब लाता है। इससे समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच दूरियां कम होती हैं, जिससे समाज सघन होता है। मैक्स वेबर 1864 से 1920। वेबर ने पूंजीवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन किया कि समाज कैसे विकसित होता है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद, जिसे प्रगति के रूप में देखा जाता है, कार्य नैतिकता को तर्कसंगत बनाने, पैसे बचाने और सरल जीवन जीने से आया है। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में हुई क्योंकि वहां कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंटों ने अनुशासन और कड़ी मेहनत की जीवन शैली अपनाई, जिसका लक्ष्य खर्च करने के बजाय उद्योग में निवेश करके भगवान की महिमा करना था। भारत में वेबर ने कहा कि धर्म और कर्म जैसे पारंपरिक हिंदू मूल्य पूंजीवाद के विकास में बाधा बने क्योंकि उन्होंने सांसारिक सफलता से अधिक आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। डेविड मैक्लेलैंड ने वेबर की तरह लोगों की नियति को आकार देने में उनके मूल्यों और उद्देश्यों जैसे आंतरिक कारकों पर जोर दिया। उनका मानना था कि गरीबी जैसे मुद्दे पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह की सोच से जुड़े हैं। मैक्लेलैंड ने सोचा कि शिक्षा और तकनीकी सहायता के माध्यम से लोगों की उपलब्धि की आवश्यकता को बढ़ावा देने से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिकीकरण संस्कृति, विचारों और प्रौद्योगिकी को साझा करने से होता है। L.T. हॉबहाउस 1864 से 1929। हॉबहाउस दो विचारकों कॉम्टे और स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे। कॉम्टे की तरह उनका मानना था कि मानव समाज की प्रगति मानव मस्तिष्क के विकास पर निर्भर करती है।
स्पेंसर से उन्होंने यह विचार अपनाया कि सामाजिक विकास में आकार, जटिलता और आंतरिक मतभेदों में वृद्धि शामिल है। हॉबहाउस के अनुसार जैसे जैसे मन विकसित होता है, समाज प्रगति करता है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे जैसे लोगों के नैतिक विचार अधिक तर्कसंगत होते जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं प्रगति करते हुए बेहतरी की ओर बदलती हैं। टैलकॉट पार्सन्स पार्सन्स ने मानव समाज को विभिन्न चरणों से गुजरते हुए विकासवादी दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने विकासवादी सार्वभौमिक का विचार पेश किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि इतिहास में मतभेदों के बावजूद समाज समान दिशाओं में विकसित होते हैं। उन्होंने इतिहास में विभिन्न प्रकार के समाजों का अध्ययन करने और उनकी तुलना करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की: आदिम, पुरातन, मध्यवर्ती और आधुनिक। आदिम समाज बुनियादी होते हैं, जिनमें सरल सामाजिक संरचनाएं और भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना और खेती जैसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। वे बुनियादी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और उनका विश्वास जीववाद, जादू और धर्म में निहित है। उनकी राजनीति सरल है, जिसमें निर्णय समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण मध्यवर्ती समाज आदिम से विकसित होते हैं। इससे बस्तियों का कस्बों और शहरों में विभाजन हो गया और नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। सत्ता, धन या स्थिति पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम, जैसे सामंतवाद या जाति व्यवस्था, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। सामाजिक व्यवहार के नियम और मानदंड अधिक परिभाषित हो जाते हैं, जिससे अधिक संरचित राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती हैं। उदाहरणों में मार्क्स के अनुसार पारंपरिक चीन, भारत, इस्लामी और रोमन साम्राज्य शामिल हैं। पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज विश्व को पश्चिम की ओर से एक विशेष उपहार है। वे 3 प्रमुख क्रांतियों के कारण आए: औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जिसने समानता और न्याय जैसे विचारों को बढ़ावा दिया, और शैक्षिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने नई तकनीक और विज्ञान का उपयोग करके चीजों को बनाने के तरीके को बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक समानता पर जोर दिया। शिक्षा ने उदार विचारों को फैलाने में मदद की और उन्हें अधिक व्यापक बनाया। पार्सन्स आधुनिक समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं: सार्वभौमिक कानूनों का उदय, आधुनिक बैंकिंग और धन प्रणालियों का विकास, तर्कसंगत नौकरशाही का विकास और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रसार। पार्सन्स के विचारों पर अधिक जानकारी के लिए आप MSO 001 का संदर्भ ले सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 1.2। मार्क्स और पार्सन्स द्वारा बताए गए विकास के विकासवादी मॉडल की तुलना करें और अंतर बताएं। शीर्षक: मार्क्स और पार्सन्स द्वारा विकास के विकासवादी मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय: पूरे इतिहास में सामाजिक विकास का अध्ययन समाजशास्त्रियों और सिद्धांतकारों के लिए एक केंद्र बिंदु रहा है। समाजशास्त्रीय चिंतन में 2 प्रमुख हस्तियों, कार्ल मार्क्स और टैलकॉट पार्सन्स ने विकास के विपरीत विकासवादी मॉडल प्रस्तुत किए हैं। एक आलोचनात्मक सिद्धांतकार मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद और वर्ग संघर्ष पर जोर दिया, जबकि पार्सन्स, एक संरचनात्मक प्रकार्यवादी, ने सामाजिक एकीकरण और सिस्टम रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया। इस निबंध का उद्देश्य विकास के उनके विकासवादी मॉडल की तुलना करना और उनके बीच अंतर करना, उनकी प्रमुख अवधारणाओं, अंतर्निहित धारणाओं और निहितार्थों की खोज करना है। विकास का मार्क्सवादी मॉडल। कार्ल मार्क्स का विकासवादी मॉडल ऐतिहासिक भौतिकवाद में निहित है, एक सिद्धांत जो समाज को आकार देने में आर्थिक संबंधों की प्रधानता को मानता है। मार्क्स ने मानव इतिहास को पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के भीतर अंतर्निहित विरोधाभासों से प्रेरित वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला के रूप में देखा। मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास चरणों से होकर आगे बढ़ता है, जैसे आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और अंततः साम्यवाद।
मार्क्स के ढांचे में विकास के प्रत्येक चरण को उत्पादन के अलग अलग तरीकों, वर्ग संरचनाओं और उत्पादन के संबंधों की विशेषता होती है। उदाहरण के लिए, पूंजीवाद के तहत पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों के मालिक, मजदूरी के माध्यम से सर्वहारा वर्ग, श्रमिकों का शोषण करता है, जिससे अलगाव और वर्ग संघर्ष होता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास, जैसे अतिउत्पादन और अल्पोपभोग, अनिवार्य रूप से इसके पतन और साम्यवाद के उद्भव का कारण बनेंगे, जहां निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। मार्क्स के विकासवादी मॉडल की मुख्य अवधारणाओं में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शामिल है, जो संश्लेषण की ओर ले जाने वाली विरोधी ताकतों, थीसिस और एंटीथेसिस के बीच द्वंद्वात्मक परस्पर क्रिया पर जोर देता है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो ऐतिहासिक परिवर्तन को चलाने में आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। मार्क्स का मॉडल सामाजिक विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में आर्थिक संबंधों और वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता देता है। विकास का पार्सोनियन मॉडल। मार्क्स के विपरीत टैलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक विकास को समझने के लिए एक संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। पार्सन्स ने समाज को परस्पर संबंधित भागों से बनी एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा, जो संतुलन बनाए रखने और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक विकास भेदभाव और विशेषज्ञता की प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होता है, जिससे संस्थाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए तेजी से विशिष्ट हो जाती हैं। पार्सन्स ने सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक 4 कार्यात्मक अनिवार्यताओं की पहचान की: अनुकूलन, पर्यावरणीय मांगों को पूरा करना, लक्ष्य प्राप्ति, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, एकीकरण, सामाजिक एकजुटता सुनिश्चित करना, और विलंबता, सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखना। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक विकास में इन अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए संस्थानों का प्रगतिशील अनुकूलन शामिल है, जिससे जटिलता और दक्षता में वृद्धि होती है। मार्क्स के विपरीत पार्सन्स का मॉडल सामाजिक विकास को चलाने में वर्ग संघर्ष और आर्थिक नियतिवाद के महत्व को कम करता है। इसके बजाय वह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक एकीकरण और सर्वसम्मति के महत्व पर जोर देते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन को मौजूदा संरचनाओं के क्रांतिकारी तख्तापलट के बजाय पर्यावरणीय दबावों के अनुकूलन की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखा। तुलना और अंतर। मार्क्स और पार्सन्स द्वारा प्रस्तावित विकास के विकासवादी मॉडल उनकी अंतर्निहित मान्यताओं, सैद्धांतिक ढांचे और सामाजिक परिवर्तन के निहितार्थ में मौलिक रूप से भिन्न है। एक तुलनात्मक विश्लेषण से दोनों दृष्टिकोणों के बीच कई प्रमुख अंतर सामने आते हैं। आर्थिक नियतिवाद बनाम कार्यात्मक एकीकरण। मार्क्स का मॉडल सामाजिक विकास के प्राथमिक चालकों के रूप में आर्थिक संबंधों और वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता देता है। उनका तर्क है कि पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास इसके अंततः पतन और साम्यवाद के उद्भव का कारण बनेंगे। इसके विपरीत पार्सन्स सामाजिक संस्थाओं के कार्यात्मक एकीकरण और स्थिरता बनाए रखने में सामाजिक सामंजस्य के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने सामाजिक विकास के अधिक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के पक्ष में वर्ग संघर्ष के महत्व को कम करके आका। ऐतिहासिक भौतिकवाद बनाम संरचनात्मक प्रकार्यवाद। मार्क्स का मॉडल ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है, जो मानता है कि आर्थिक कारक इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। वह उत्पादन के विभिन्न तरीकों और वर्ग संरचनाओं के माध्यम से समाज के विकास का पता लगाता है। दूसरी ओर पार्सन्स एक संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपनाता है, जो सामाजिक अस्तित्व की कार्यात्मक आवश्यकताओं और संस्थानों की अनुकूली क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। जहां मार्क्स परिवर्तन लाने में संघर्ष और विरोधाभास की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, वहीं पार्सन्स संतुलन और स्थिरता के महत्व पर जोर देते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन बनाम क्रमिक अनुकूलन।
मार्क्स क्रांतिकारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला के रूप में सामाजिक विकास की परिकल्पना करते हैं, जिसकी परिणति पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और साम्यवाद की स्थापना में होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि सर्वहारा वर्ग अंततः वर्ग संघर्ष में पूंजीपति वर्ग के खिलाफ उठ खड़ा होगा, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इसके विपरीत पार्सन्स सामाजिक परिवर्तन को पर्यावरणीय दबावों के अनुकूलन की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसके तहत संस्थाएं बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होती हैं। वह क्रांतिकारी उथल-पुथल के बजाय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वृद्धिशील समायोजन पर जोर देते हैं। पूंजीवाद की आलोचना बनाम यथास्थिति की रक्षा। मार्क्स का मॉडल स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद की आलोचना करता है, जो इसकी शोषणकारी प्रकृति और संकट की प्रवृत्ति को उजागर करता है। वह निजी संपत्ति के उन्मूलन और उत्पादन के साधनों के सामान्य स्वामित्व पर आधारित एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए तर्क देते हैं। इसके विपरीत पार्सन्स का मॉडल मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करता है, सामाजिक संस्थानों की कार्यात्मक आवश्यकता और स्थिरता बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देता है। वह आमूलचूल पुनर्गठन के बजाय वृद्धिशील सुधारों की वकालत करते हैं। निष्कर्षतः मार्क्स और पार्सन्स द्वारा प्रस्तावित विकास के विकासवादी मॉडल सामाजिक परिवर्तन और विकास पर विपरीत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में निहित मार्क्स का मॉडल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में वर्ग संघर्ष और आर्थिक नियतिवाद की भूमिका पर जोर देता है। इसके विपरीत पार्सन्स का मॉडल संरचनात्मक कार्यात्मकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के तंत्र के रूप में सामाजिक एकीकरण और कार्यात्मक अनुकूलन को प्राथमिकता देता है। जहां मार्क्स पूंजीवाद के अंतर्विरोधों पर प्रकाश डालते हैं और इसे उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं, वहीं पार्सन्स सामाजिक अस्तित्व की कार्यात्मक आवश्यकताओं और संस्थानों के वृद्धिशील अनुकूलन पर जोर देते हैं। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों दृष्टिकोण सामाजिक विकास की गतिशीलता और मानव इतिहास को आकार देने वाली शक्तियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विकास का अर्थ है वृद्धि, परिवर्तन और आधुनिकीकरण। विकास में क्या शामिल है, इस पर लोगों के अलग-अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे शहरों और उद्योगों के निर्माण जैसे चीजों को अधिक उत्पादक और आधुनिक बनाने के रूप में देखते हैं। वे विकास को वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि, समाज को पुराने जमाने से आधुनिक में बदलना, खेती से उद्योग की ओर बढ़ना और ग्रामीण से शहरी जीवन में बदलाव के रूप में सोचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों के मन में विकास को लेकर तरह-तरह के विचार थे। हम इन विचारों को देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने समाज को कैसे प्रभावित किया। विकास के विभिन्न अर्थ। का विकास। आर्थिक रूप से विकास का अर्थ है लोगों की जरूरत की अधिक चीजें बनाने में सक्षम होना और उपभोग करने के लिए अधिक होना। यह भोजन, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बारे में है। यह व्यक्तियों के लिए अधिक विकल्प और विकल्प रखने, उनकी क्षमताओं और अवसरों में सुधार करने के बारे में भी है। परिवर्तन और रूपांतरण। विकास में समाज में परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में। आधुनिकीकरण। कुछ लोग विकास को आधुनिकीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें उद्योग, शहर और प्रौद्योगिकी जैसी चीजों को और अधिक आधुनिक बनाना शामिल है। इसका मतलब अधिक तर्कसंगत और कुशल सरकार और पारंपरिक संबंधों पर कम ध्यान देना भी है। इसमें विज्ञान में प्रगति, धर्म पर कम ध्यान देना और अधिक लोगों को पढ़ने में सक्षम होना शामिल है। यह दृष्टिकोण अक्सर पश्चिम को शेष विश्व के लिए प्रगति की दिशा में अनुसरण करने के लिए एक मॉडल के रूप में देखता है। यह मानता है कि पश्चिम दुनिया का नेतृत्व करता है और दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से विकास ने एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने विकास के एक नए युग की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अविकसित क्षेत्रों के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के लाभों को साझा करना था। ट्रूमैन ने पुराने साम्राज्यवाद के बजाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर दिया। इसके बाद विकास अविकसितता से बचने के साथ जुड़ गया। विकास को मुख्य रूप से उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक समृद्धि और बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में देखा गया। दूसरी ओर, अविकसितता की विशेषता गरीबी, कम उत्पादकता और पिछड़ापन थी। आशावाद था कि आर्थिक वृद्धि से विकास होगा। हालांकि औद्योगिकरण और जीएनपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विकास ने अक्सर बुनियादी सामाजिक जरूरतों पर उद्योग को प्राथमिकता दी, जिससे आजीविका की उपेक्षा हुई और कई लोगों की कीमत पर बाजार का विस्तार हुआ। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रदूषण में वृद्धि हुई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हुई। विकासोन्मुख विकास ने असमानताओं और सामाजिक विघटन को बदतर बना दिया, जिससे गरीबी और ठहराव के नए क्षेत्र पीछे छूट गए या पैदा हुए। गुंडर फ्रैंक जैसे कुछ सिद्धांतकारों ने इस गतिशीलता का वर्णन करने के लिए अल्पविकास का विकास शब्द गढ़ा। आर्थिक विकास के कारण विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, वित्तीय पूंजी में वृद्धि हुई, मशीनीकरण, धन संकेंद्रण, असमान धन वितरण, कल्याणकारी राज्य में कमी और राजनीति और अर्थशास्त्र में सैन्य भागीदारी हुई। यंत्रवत आर्थिक मॉडल और इसकी आर्थिक तर्कसंगता की धारणा तीसरी दुनिया के गरीब देशों के लिए उपयुक्त नहीं थी। उदारीकृत बाजारों ने कई गरीब लोगों को बाहर कर दिया, जिससे गरीबी और बढ़ गई। जबकि कुछ क्षेत्रों में आय के स्तर, निर्यात और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, गरीबी, संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, अपर्याप्त आवास और बढ़ते विदेशी ऋण की तत्काल समस्याएं बनी रहीं, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा हुआ और मरम्मत से परे संसाधनों में कमी आई। यदि यह आर्थिक प्रगति लोगों को चिंतित, अलग-थलग, विभाजित, अविश्वासपूर्ण और विमुख कर देती है, तो यह मानवता को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। फिर भी हमें पढ़ने में सक्षम न होने, बेरोजगार होने, उत्पादक होने के लिए चीजों की कमी और ज्ञान न होने जैसी चीजों के कारण होने वाली शक्तिहीनता की भावनाओं से निपटने के लिए प्रगति की आवश्यकता है। हम कई लोगों को प्रभावित करने वाली खराब जीवन स्थितियों और गरीबी को बदलने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य लोगों को खुद को पूरा करने के लिए अधिक अवसर देना भी होना चाहिए। लेकिन हमें बदलाव के लिए एक तरफा, यांत्रिक, अतिसरलीकृत, संवेदनाहीन और अंततः हानिकारक दृष्टिकोण से सावधान रहना होगा, जिसका अर्थ अक्सर अपने राजनीतिक संबंधों के कारण विकास होता है। जो चर्चा की गई है, उससे हम देख सकते हैं कि विकास के परिणाम बहुत आशाजनक नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी गरीबी और पिछड़ेपन जैसी लंबे समय से चली आ रही मानवीय समस्याओं को सुधारने का सबसे अच्छा मौका है। अब आइए विभिन्न आर्थिक विकास मॉडलों पर नजर डालें। 1.6 पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरी दुनिया के विकास के मॉडल। आधुनिक सरकारों के लिए आर्थिक विकास एक प्रमुख फोकस रहा है, लेकिन यह फोकस सरकार की मान्यताओं और शक्ति संरचना से प्रभावित है। चूंकि अलग अलग सरकारों की अलग अलग मान्यताएं और संरचनाएं होती हैं, इसलिए देशों के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की आवश्यकता और शीत युद्ध के तनाव ने 1970 के दशक के अंत तक विकास के बारे में चर्चा को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे शक्तिशाली देशों के उदय के साथ साथ रूस जैसे साम्यवादी देशों के विकास ने विकास के 3 मुख्य मॉडल बनाए: पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरी दुनिया। पूंजीवादी मॉडल संपत्ति और व्यवसायों के निजी स्वामित्व पर आधारित है,
जिसमें न्यूनतम सरकारी नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित मुक्त बाजार है। यह मॉडल निरंतर विकास और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सरकार शुरुआत में भारी निवेश करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास में औद्योगिकरण के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को अधिक उत्पादक शहरी नौकरियों में ले जाना शामिल होगा। सरकार को उद्योगों में निवेश के लिए देश और विदेश से धन इकट्ठा करना होगा। पूंजीवादी मॉडल को द्वितीय विश्व द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समाजवादी मॉडल के उदय के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाजवाद ने निजी स्वामित्व को खारिज कर दिया, व्यवसायों पर राज्य नियंत्रण, सार्वजनिक स्वामित्व और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीकृत योजना पर जोर दिया। जबकि दोनों मॉडलों का लक्ष्य आर्थिक विकास था, समाजवाद ने सभी नागरिकों के बीच धन के समान वितरण पर भी जोर दिया। तीसरी दुनिया में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं, जो पहले उपनिवेश हुआ करते थे लेकिन अब स्वतंत्र हैं। वे औद्योगिक रूप से उतने उन्नत नहीं हैं। उनका विकास प्रथम और द्वितीय विश्व के परस्पर विरोधी विचारों से प्रभावित है। इन देशों की संस्कृतियां, राजनीति और इतिहास अलग-अलग हैं, लेकिन वे आर्थिक और तकनीकी अविकसितता साझा करते हैं। वे अपने राष्ट्रों के निर्माण और उपनिवेशवाद के बाद तेजी से बदलाव पर काम कर रहे हैं। अपने मतभेदों के बावजूद वे सभी विकास के लिए अलग-अलग तरीके आजमाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के तत्व मिश्रित हैं। 1950 के दशक में विकास को आधुनिकीकरण से जोड़कर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा गया। यह विचार पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं से संबंधित था। तीसरी दुनिया के कई देशों ने अलग-अलग सफलता के साथ आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा। उनके अनूठे इतिहास और संस्कृतियों ने दुनिया भर में आधुनिकीकरण के विभिन्न रूपों को जन्म दिया और राष्ट्रों के बीच असमान आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि अनुचित व्यापार और पूंजीवादी विकास ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को धन, प्रौद्योगिकी और बाजारों के लिए उत्तरी गोलार्ध, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर निर्भर बना दिया है। गुंडर फ्रैंक के अनुसार, पूंजीवादी देशों के इस संपर्क ने विकासशील देशों को उन पर निर्भर बना दिया है। आप इस पाठ्यक्रम में बाद में आधुनिकीकरण और निर्भरता सिद्धांतों के बारे में अधिक जानेंगे। चिंतन और कार्रवाई 1.3 विकास के विभिन्न मॉडलों की समाजशास्त्रीय आलोचनाओं पर लिखें। शीर्षक: विकास के विभिन्न मॉडलों की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं। परिचय: विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। वर्षों से दुनिया भर की आबादी के लिए प्रगति को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकास एजेंसियों द्वारा विकास के विभिन्न मॉडल प्रस्तावित और कार्यान्वित किए गए हैं। हालांकि ये मॉडल आलोचना के बिना नहीं रहे हैं, खासकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। इस प्रतिबिंब में हम आधुनिकीकरण सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत, विश्व प्रणाली सिद्धांत और सतत विकास सहित विकास के कई प्रमुख मॉडलों की समाजशास्त्रीय आलोचनाओं का पता लगाएंगे। आधुनिकीकरण सिद्धांत। आधुनिकीकरण सिद्धांत 20वीं सदी के मध्य में विकास को समझने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख ढांचे के रूप में उभरा। यह मानता है कि समाज पारंपरिक से आधुनिक तक के चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करता है, जिसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण और पश्चिमी मूल्यों और संस्थानों को अपनाना शामिल है। हालांकि आधुनिकीकरण सिद्धांत की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं कई प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं। सबसे पहले, आधुनिकीकरण सिद्धांत की यूरोसेंट्रिज्म और जातीयतावाद के लिए आलोचना की जाती है, क्योंकि यह मानता है कि पश्चिमी समाज विकास का प्रतीक हैं और अन्य सभी समाजों को उनका अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए।
यह परिप्रेक्ष्य दुनिया भर में संस्कृतियों और इतिहास की विविधता को नजरअंदाज करता है और गैर पश्चिमी समाजों द्वारा अपनाए जा सकने वाले विकास के अनूठे रास्तों की सराहना करने में विफल रहता है। दूसरे, आधुनिकीकरण सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की उपेक्षा करते हुए मुख्य रूप से औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करके विकास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक असमानता, राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विकास को समग्र रूप से समझा जाना चाहिए। निर्भरता सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की सीमाओं के जवाब में उभरा, विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक प्रणाली की असमान शक्ति गतिशीलता की उपेक्षा। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देश वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर संरचनात्मक रूप से वंचित हैं, क्योंकि वे निवेश, प्रौद्योगिकी और बाजारों के लिए अधिक शक्तिशाली देशों पर निर्भर हैं। यह निर्भरता अविकसितता को कायम रखती है और वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच विषम संबंधों को मजबूत करती है। निर्भरता सिद्धांत की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं विकास के इसके नियतात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती हैं, जो विकासशील देशों को उनके नियंत्रण से परे बाहरी ताकतों के निष्क्रिय शिकार के रूप में चित्रित करता है। जबकि निर्भरता सिद्धांत वैश्विक पूंजीवाद की शोषणकारी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, यह भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और अभिजात वर्ग के कब्जे जैसे आंतरिक कारकों को नजरअंदाज कर देता है जो अविकसितता में भी योगदान करते हैं। इसके अलावा विकासशील देशों के भीतर एजेंसी और प्रतिरोध की उपेक्षा के लिए निर्भरता सिद्धांत की आलोचना की गई है। वैश्विक शक्ति संघर्ष में उन्हें महज मोहरे के रूप में चित्रित करके निर्भरता सिद्धांत हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा अपनाई गई जमीनी स्तर के आंदोलनों, सामाजिक लामबंदी और वैकल्पिक विकास रणनीतियों की एजेंसी को नजरअंदाज कर देता है। विश्व प्रणाली सिद्धांत इमैनुएल वालरस्टीन द्वारा विकसित विश्व प्रणाली सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोर, परिधीय और अर्धपरिधीय क्षेत्रों की विशेषता वाली एकल एकीकृत प्रणाली के रूप में संकल्पित करके निर्भरता सिद्धांत की अंतर्दृष्टि पर आधारित है। कोर देश विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी हैं, सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय क्षेत्रों का शोषण करते हैं। अर्धपरिधीय देश एक मध्यवर्ती स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं, जो कोर और परिधि के बीच बफर के रूप में कार्य करते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं निर्भरता सिद्धांत की प्रतिध्वनि करती हैं, विशेष रूप से आर्थिक नियतिवाद और संरचनात्मक बाधाओं पर इसका जोर। जबकि विश्व प्रणाली सिद्धांत वैश्विक असमानता और विकास के ऐतिहासिक पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है, यह राष्ट्रों के भीतर एजेंसी और आंतरिक गतिशीलता को नजरअंदाज करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारकों और शक्ति के गैरार्थिक रूपों की उपेक्षा के लिए विश्व प्रणाली सिद्धांत की आलोचना की गई है। विकास केवल आर्थिक कारकों से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों, राजनीतिक संस्थानों और सामाजिक मानदंडों से भी निर्धारित होता है, जो लोगों के व्यवहार और आकांक्षाओं को आकार देते हैं। विशेष रूप से आर्थिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करके विश्व प्रणाली सिद्धांत विकास प्रक्रियाओं की अधूरी समझ प्रदान करता है। सतत विकास हाल के दशकों में 21वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सतत विकास एक प्रमुख प्रतिमान के रूप में उभरा है। सतत विकास आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के एकीकरण पर जोर देते हुए भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। सतत विकास की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं इसके विरोधाभासों और कार्यान्वयन चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं। जबकि सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास में सामंजस्य बिठाना है, प्रतिस्पर्धी हितों और शक्ति की गतिशीलता के कारण व्यवहार में इस संतुलन को हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए,
आर्थिक हित दीर्घकालिक स्थिरता पर अल्पकालिक मुनाफे को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असमानता हो सकती है। इसके अलावा तकनीकी समाधानों और बाजार तंत्रों पर निर्भरता के लिए सतत विकास की आलोचना की जाती है, जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है और कमजोर आबादी को हाशिए पर धकेल सकता है। प्रभावित समुदायों की सार्थक भागीदारी और सशक्तिकरण के बिना सतत विकास पहल ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को कायम रखने का जोखिम उठाती है, जो गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहती है। निष्कर्ष में विकास के विभिन्न मॉडलों की समाजशास्त्रीय आलोचनाएं उनकी सीमाओं और अंत बिंदुओं को उजागर करती हैं, विकास प्रक्रियाओं की अधिक समग्र और सूक्ष्म समझ का आग्रह करती हैं। जबकि आधुनिकीकरण सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और विश्व प्रणाली सिद्धांत ने विकास के अध्ययन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का योगदान दिया है, वे अक्सर जटिल सामाजिक वास्तविकताओं को अधिक सरल बनाते हैं और राष्ट्रों के भीतर आंतरिक गतिशीलता की उपेक्षा करते हैं। सतत विकास गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आशाजनक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए शक्ति की गतिशीलता, सांस्कृतिक संदर्भों और भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। 1980 के दशक से प्रमुख विकास सिद्धांतों के बारे में गंभीर संदेह रहे हैं। साम्यवाद के पतन के साथ वामपंथी विकास रणनीतियों ने विश्वसनीयता खो दी और पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल ने वादा किए गए लाभ नहीं दिए हैं। तीसरी दुनिया के देश विकसित देशों के भारी कर्ज से जूझ रहे हैं। विश्व बैंक और IMF जैसे पश्चिमी संस्थानों द्वारा लगाए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य बाजार की बाधाओं को दूर करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि इन कार्यक्रमों ने तीसरी दुनिया में विकास को समान रूप से बढ़ावा नहीं दिया है। इस संदर्भ में आइए विकास के सामाजिक और मानवीय पहलुओं का पता लगाएं। चिंतन और कार्रवाई 1.4 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विकास के विभिन्न अर्थ क्या हैं? चिंतन और कार्रवाई 1.4 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विकास के अर्थों की खोज। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के मद्देनजर विकास की अवधारणा में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य और औपनिवेशिक शासन से उभर रहे राष्ट्रों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस अवधि में विकास से जुड़े कई अर्थ देखे गए, जिनमें से प्रत्येक को राजनीतिक विचारधाराओं, आर्थिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक संदर्भों द्वारा आकार दिया गया। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक न्याय तक, आधुनिकीकरण से लेकर सतत विकास तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में विकास को लेकर चर्चा विविध और गतिशील थी। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विकास का प्राथमिक अर्थ आर्थिक विकास था। कई देशों ने, विशेष रूप से पश्चिम में, विकास को औद्योगिकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ी हुई उत्पादकता के चश्मे से देखा। प्रचलित धारणा यह थी कि आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार होगा, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों की खुशहाली बढ़ेगी। यह परिप्रेक्ष्य, जो अक्सर आधुनिकीकरण सिद्धांत से जुड़ा होता है, विकास के पश्चिमी मॉडल को अपनाने और प्रगति के साधन के रूप में औद्योगिकरण को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। सामाजिक न्याय और कल्याण। इसके साथ ही युद्ध के बाद की अवधि में विकास के अभिन्न घटकों के रूप में सामाजिक न्याय और कल्याण पर जोर बढ़ता हुआ देखा गया। यह परिप्रेक्ष्य, जो अक्सर यूरोप और उसके बाहर सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलनों द्वारा समर्थित है, असमानता को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कल्याणकारी राज्य मॉडल, जिसे स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का प्रतीक माना जाता है,
ने पुनर्वितरण नीतियों और सामाजिक सुरक्षा जाल के माध्यम से एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की मांग की। औपनिवेशीकरण और राष्ट्रीय मुक्ति। कई उपनिवेशित देशों के लिए विकास के लिए संघर्ष उपनिवेशवाद मुक्ति और राष्ट्रीय मुक्ति की व्यापक खोज के साथ जुड़ा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन में पूर्व उपनिवेश अपनी संप्रभुता का दावा करने और अपने स्वयं के विकास पथ निर्धारित करने की मांग करते हुए स्वतंत्रता की राह पर चल पड़े। इस संदर्भ में विकास केवल आर्थिक प्रगति के बारे में नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय को पुनः प्राप्त करने के बारे में भी था। निर्भरता और अविकसितता। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि ने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में निर्भरता और अविकसितता के मुद्दे को भी सामने ला दिया। आंद्रे गुंडर फ्रैंक और फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो जैसे निर्भरता सिद्धांतकारों जैसे मुख्यधारा के विकास प्रतिमानों के आलोचकों ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की असमान संरचनाएं पूर्व उपनिवेशित क्षेत्रों में अविकसितता को कायम रखती हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास केवल आंतरिक सुधारों का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक पूंजीवाद में अंतर्निहित प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता थी। पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिक स्थिरता के बारे में चिंताओं ने विकास पर चर्चा को आकार देना शुरू कर दिया। यह एहसास कि अनियंत्रित औद्योगीकरण और संसाधनों का दोहन पर्यावरणीय संकट का कारण बन रहा है, ने विकास के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण की मांग को प्रेरित किया। 1980 के दशक में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा लोकप्रिय सतत विकास जैसी अवधारणाओं ने भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी ज्ञान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विकास का एक और आयाम सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के महत्व की पहचान थी। चूंकि विकास संबंधी हस्तक्षेपों को अक्सर विविध सांस्कृतिक संदर्भों में प्रतिरोध या अनपेक्षित परिणामों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विकास रणनीतियों में स्थानीय ज्ञान और परंपराओं को शामिल करने की आवश्यकता की स्वीकार्यता बढ़ रही है। सांस्कृतिक संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने वाले आंदोलनों ने सांस्कृतिक पहचान और सतत विकास के बीच अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला। मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता। इसके अलावा विकास की अवधारणा का विस्तार विशुद्ध रूप से आर्थिक संकेतकों से आगे बढ़कर मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता के व्यापक उपायों को शामिल करने के लिए किया गया। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा शुरू किए गए मानव विकास सूचकांक (HDI) ने आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों पर विचार करके विकास का आकलन करने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान किया। विकास की अधिक समग्र समझ की ओर इस बदलाव ने व्यक्तियों और समुदायों को पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित किया है। निष्कर्षतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विकास के अर्थ बहुआयामी थे और बदलती वैश्विक गतिशीलता और वैचारिक बदलाव के जवाब में समय के साथ विकसित हुए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से लेकर औपनिवेशीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता तक विकास के आसपास के विमर्श ने विनाशकारी वैश्विक संघर्ष के बाद राष्ट्रों के सामने आने वाली विविध आकांक्षाओं और चुनौतियों को प्रतिबिंबित किया। इन विभिन्न अर्थों की जांच करके हम विकास की खोज में निहित जटिलताओं और दुनिया भर के समाजों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए समावेशी, संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। विकास, सामाजिक एवं मानवीय आयाम। पहले भाग में हमने विकास के बारे में बात की थी, मुख्यतः पैसे के संदर्भ में और कोई देश कितना उत्पादन करता है या उसके लोग कितने अमीर हैं। लोग सोचते थे कि यदि कोई देश अधिक सामान बनाता है और अधिक अमीर हो जाता है,
तो इसका मतलब है कि वह विकसित हो रहा है। उनका मानना था कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सभी को समान रूप से लाभ होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, खासकर गरीब देशों में। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर हमने पिछले कुछ दशकों में गौर किया है। हालांकि कुछ तेजी से बढ़ते देश बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी उनके बहुत से लोग गरीबी में रहते हैं। अमीर देश अभी भी नशीली दवाओं की लत, एड्स, बेघरता, हिंसा और टूटते परिवारों जैसी बड़ी सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से कुछ गरीब देशों ने दिखाया है कि वे बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं और कौशल पर ध्यान केंद्रित करके अपने लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन मुद्दों के कारण लोग विकास के बारे में अलग ढंग से सोचने लगे हैं। वे समझते हैं कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। मुख्य लक्ष्य लोगों को अधिक विकल्प देना और उनके जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। 1990 की मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि विकास का ध्यान लोगों को पहले रखने पर होना चाहिए। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक जीने, शिक्षित होने, स्वतंत्रता पाने, सुरक्षित महसूस करने, समुदाय का हिस्सा होने और अधिकार रखने जैसी चीजों के बारे में भी है। लोग सिर्फ आर्थिक प्राणी से कहीं अधिक हैं। विकास के बारे में वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि यह कैसे लोगों को बढ़ने और उनकी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि किसी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसके लोग हैं, और विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना होना चाहिए। कभी-कभी किसी देश की संपत्ति को मापने के लिए हम जिन आंकड़ों का उपयोग करते हैं, वे इस तथ्य को छिपा सकते हैं कि विकास से अंततः लोगों को लाभ होना चाहिए। आइए सरल शब्दों में मानव विकास के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार मानव विकास का अर्थ लोगों के पास मौजूद विकल्पों को देखना है। ये विकल्प अनेक हो सकते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने विकास में कहाँ है। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उनमें होनी चाहिए: ए, स्वस्थ रहना और लंबा जीवन जीना, बी, ज्ञान प्राप्त करना, और सी, शालीनता से जीने के लिए उन्हें जो चाहिए वह होना। इन बुनियादी विकल्पों के बिना कई अन्य अवसर पहुंच से बाहर हैं। हालांकि मानव विकास सिर्फ इन बुनियादी बातों से परे है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में स्वतंत्रता के साथ साथ रचनात्मक, उत्पादक होने और व्यक्तिगत सम्मान और अधिकारों का आनंद लेने की संभावना जैसी चीजें शामिल हैं। UNDP मानव विकास के 2 पक्षों के बारे में बात करता है: ए, स्वास्थ्य, ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच जैसी चीजों में सुधार, और बी, लोग इन सुधारों का उपयोग समाज, संस्कृति और राजनीति में सक्रिय होने के लिए करते हैं। यदि मानव विकास के ये दोनों पक्ष अच्छी तरह से संतुलित नहीं हैं, तो इससे बहुत निराशा हो सकती है। इस विचार के अनुसार पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। विकास का ध्यान लोगों पर केंद्रित होना चाहिए, न कि केवल अधिक पैसा कमाने पर। मानव विकास दृष्टिकोण विकास को देखने के अन्य तरीकों से भिन्न है। आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अन्य दृष्टिकोण लोगों को उपकरण या केवल सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन मानव विकास दृष्टिकोण उन्हें सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखता है। यह केवल भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह लोगों को विकल्प देने के बारे में है। मानव विकास दृष्टिकोण संसाधनों को बनाने और साझा करने, मानव क्षमताओं में सुधार करने, विकल्पों का विस्तार करने, आजीविका सुनिश्चित करने, भागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर केंद्रित है। ये पहलू सामाजिक विकास के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं।
जिस तरह से पारंपरिक रूप से विकास को आगे बढ़ाया गया है, उसे लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि इससे अमीर और गरीबों के बीच अधिक विभाजन हुआ है। 1996 में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया की सबसे गरीब 20% आबादी की वैश्विक आय में हिस्सेदारी 30 वर्षों में 2.3% से घटकर 1.4% हो गई, जबकि सबसे अमीर 20% की हिस्सेदारी 70% से बढ़कर 85% हो गई। उसी अवधि के दौरान औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर 3 गुना हो गया। यूएनडीपी ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में नौकरियों, करुणा, आवास, जड़ों या भाग्य के बिना विकास के बारे में चिंता व्यक्त की। बेरोजगार विकास का तात्पर्य पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए बिना आर्थिक विस्तार से है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में कम उत्पादकता वाली नौकरियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार की वृद्धि निर्मम है क्योंकि यह मुख्य रूप से अमीरों को लाभ पहुंचाती है, जिससे लाखों लोग गरीबी में चले जाते हैं। यह सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर देता है और अल्पसंख्यक संस्कृतियों को हाशिए पर धकेल सकता है। यह ध्वनिहीन भी है, क्योंकि यह अक्सर लोकतांत्रिक भागीदारी को बाहर कर देता है और आर्थिक विकास में महिलाओं को किनारे कर देता है। तीव्र आर्थिक विकास कभी-कभी जंगलों को नष्ट करके, नदियों को प्रदूषित करके और प्राकृतिक संसाधनों को कम करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह की वृद्धि अक्सर विकासशील देशों में गरीबों पर बढ़ते दबाव की कीमत पर औद्योगिक देशों को लाभ पहुंचाती है। यूएनडीपी का तर्क है कि मौजूदा असमानताओं को कायम रखने वाला विकास टिकाऊ या सार्थक नहीं है। अमर्त्य सेन विकास को स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं और लोगों को प्राप्त वास्तविक स्वतंत्रता के विस्तार के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि केवल आय और आर्थिक विकास में वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। कम सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में मानव विकास संकेतक अधिक हो सकते हैं। सेन के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, गरीबी और संसाधनों या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक पहुंच की कमी जैसी बाधाओं को दूर करके मानव जीवन में सुधार करना है। जबकि आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण है, सेन इसे मानव विकास के अंतिम लक्ष्य के साधन के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक और सामाजिक अवसरों सहित स्वतंत्रता का विस्तार आर्थिक विकास और मानव क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। चिंतन और क्रिया 1.5 मानव विकास का दृष्टिकोण विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? मानव विकास दृष्टिकोण बनाम विकास दृष्टिकोण को समझना। विकास अध्ययन के क्षेत्र में 2 प्रमुख प्रतिमान अक्सर सामने आते हैं, मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण। हालांकि दोनों का उद्देश्य व्यक्तियों और समाजों की भलाई को बढ़ाना है, लेकिन वे अपने अंतर्निहित सिद्धांतों, कार्यप्रणाली और अंतिम उद्देश्यों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। यह प्रतिबिंब इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर को उजागर करेगा, उनकी सैद्धांतिक नींव, व्यावहारिक निहितार्थ और समकालीन वैश्विक विकास प्रवचन में प्रासंगिकता की खोज करेगा। मानव विकास दृष्टिकोण एक समग्र परिप्रेक्ष्य। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक जैसे विद्वानों द्वारा प्रवर्तित मानव विकास दृष्टिकोण का मानना है कि विकास को केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुख्य रूप से लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता को बढ़ाने से संबंधित होना चाहिए। इसके मूल में मानव विकास दृष्टिकोण मानव विकल्पों के विस्तार को प्राथमिकता देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक समावेशन और राजनीतिक भागीदारी जैसे कारकों के महत्व पर जोर देता है। मानव विकास दृष्टिकोण के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक मानव क्षमताओं की अवधारणा है। विकास के पारंपरिक उपायों के विपरीत, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसे आर्थिक संकेतकों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं,
मानव विकास दृष्टिकोण कल्याण का आकलन करने के लिए मैट्रिक्स के व्यापक सेट की वकालत करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा पेश मानव विकास सूचकांक (HDI) में मानव विकास का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और आय जैसे संकेतक शामिल हैं। इसके अलावा मानव विकास दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी लोगों को पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। इसमें संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में असमानताओं को संबोधित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना शामिल है। समाज के सबसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने वाले समावेशी विकास को बढ़ावा देकर मानव विकास दृष्टिकोण का लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाना है। विकास दृष्टिकोण आर्थिक विस्तार पर संकीर्ण फोकस। मानव विकास दृष्टिकोण के विपरीत, विकास के लिए विकास दृष्टिकोण समग्र कल्याण में सुधार के साधन के रूप में आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने पर प्राथमिक जोर देता है। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र में निहित इस परिप्रेक्ष्य का तर्क है कि सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि से अधिक समृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन होगा। विकास दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि आर्थिक विस्तार विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। वे ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो उद्यमशीलता, नवाचार और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाजार उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन को बढ़ावा देती हैं। हालांकि विकास दृष्टिकोण के आलोचक भौतिक संपदा संचय पर इसके संकीर्ण फोकस और असमानताओं को बढ़ाने की इसकी प्रवृत्ति के बारे में चिंता जताते हैं। उनका तर्क है कि जीडीपी वृद्धि को प्राथमिकता देने से अक्सर पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक बहिष्कार और सांस्कृतिक एकरूपीकरण होता है। इसके अलावा केवल आर्थिक संकेतकों पर निर्भरता मानव कल्याण की बहुआयामी प्रकृति को पकड़ने में विफल रहती है। सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक पहचान जैसे कारकों की उपेक्षा करती है। विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य मानव विकास बनाम विकास। मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण के बीच असमानताएं उनके वैचारिक ढांचे, नीति नुस्खे और नैतिक विचारों सहित विभिन्न आयामों में स्पष्ट हैं। जबकि मानव विकास दृष्टिकोण विकास की अधिक समग्र समझ की वकालत करता है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल होते हैं। विकास दृष्टिकोण आर्थिक संकेतकों और बाजारोन्मुख रणनीतियों को प्राथमिकता देता है। नीतिगत निहितार्थों के संदर्भ में मानव विकास दृष्टिकोण सामाजिक सेवाओं, मानव पूंजी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निवेश की मांग करता है। यह सहभागी शासन संरचनाओं, मानवाधिकार सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता उपायों के महत्व पर जोर देता है। इसके विपरीत विकास दृष्टिकोण अक्सर विनियमन, निजीकरण और निर्यात आधारित विकास रणनीतियों को प्राथमिकता देता है, जिसका लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। नैतिक रूप से मानव विकास दृष्टिकोण व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और एजेंसी को रेखांकित करता है, समानता, न्याय और एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी क्षमताओं और स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। इसके विपरीत विकास दृष्टिकोण अनजाने में शक्ति असंतुलन को कायम रख सकता है, कमजोर आबादी को हाशिए पर धकेल सकता है और मानव कल्याण पर अधिकतम लाभ को प्राथमिकता दे सकता है। समसामयिक विकास प्रवचन में प्रासंगिकता। आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण के बीच बहस अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई है। जबकि आर्थिक विकास कई सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक केंद्रीय लक्ष्य बना हुआ है, जीडीपी केंद्रित मैट्रिक्स और बाजार संचालित दृष्टिकोण की सीमाओं की मान्यता बढ़ रही है।
विशेष रूप से कोविड-19 महामारी ने लचीलेपन, सामाजिक एकजुटता और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक समान पहुंच के महत्व को रेखांकित किया है। जिन देशों ने मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और समावेशी शासन संरचनाओं में निवेश किया है, उन्होंने संकटों का सामना करने और कमजोर आबादी की रक्षा करने की अधिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हुए मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण दोनों के तत्वों को विकास रणनीतियों में एकीकृत करना आवश्यक है। इसके लिए विकास की अधिक संतुलित और सूक्ष्म समझ अपनाने की आवश्यकता है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया को पहचाने। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानव कल्याण को प्राथमिकता देकर नीति निर्माता विकास के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ मार्ग बना सकते हैं। निष्कर्ष में मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण विकास अध्ययन के क्षेत्र में दो अलग-अलग प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि मानव विकास दृष्टिकोण मानवीय क्षमताओं और स्वतंत्रता के विस्तार पर जोर देता है, विकास दृष्टिकोण विकास के चालक के रूप में आर्थिक विस्तार को प्राथमिकता देता है। ये दृष्टिकोण अपनी सैद्धांतिक नींव, नीतिगत नुस्खे और नैतिक विचारों में भिन्न है, जो विकास प्रवचन की जटिलता को उजागर करते हैं। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सार्थक और सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करे। मानव विकास दृष्टिकोण और विकास दृष्टिकोण दोनों के तत्वों को एकीकृत करके नीति निर्माता समावेशी, न्यायसंगत और लचीले समाज को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मानव उत्कर्ष को बढ़ावा देते हैं। 1.8 विकास रणनीतियों में बदलाव। 1970 के दशक की शुरुआत से उपनिवेशवाद के बाद विकासशील दुनिया ने अपने विकास के तरीके में बड़े बदलाव देखे हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने बढ़ते उद्योगों, खेती के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और संचार में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह देखते हुए कि बहुत से लोग अभी भी नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं, 1970 के दशक में सामाजिक न्याय का विचार महत्वपूर्ण हो गया। ध्यान उन लोगों की मदद करने पर केंद्रित हो गया जो वंचित थे। फिर 1990 के दशक की शुरुआत में विशेष रूप से वैश्वीकरण के साथ विकास के साथ सशक्तिकरण नामक एक नई रणनीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य हाशिए पर मौजूद समूहों को समाज में और अधिक शामिल करना था। विकास के तरीके में बहुत बदलाव आया है, खासकर समाजवादी अर्थव्यवस्था मॉडल के अंत, वैश्वीकृत व्यापार के प्रसार और विश्व व्यापार संगठन जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ। राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार। 1997 में विश्व विकास रिपोर्ट ने विकास में राज्य के महत्व पर प्रकाश डाला, लेकिन एक नए तरीके से। इसमें कहा गया है कि राज्य विकास की कुंजी है, सीधे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से नहीं, बल्कि एक भागीदार, उत्प्रेरक और सुविधाकर्ता के रूप में काम करने से। अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के पुराने तरीके विफल हो रहे हैं, कल्याणकारी राज्यों में धन की समस्या हो रही है, दुनिया भर में संकट हो रहे हैं और लोगों का निजी निवेश को और सरकारों पर भरोसा कम हो रहा है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि राज्य को क्या करना चाहिए। रिपोर्ट सुझाव देती है कि राज्य को समाज की मदद करने, नागरिकों को अधिक शामिल करने और चीजों को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाशिए पर रहने वाले लोगों का समर्थन करना। 1995 में विश्व विकास शिखर सम्मेलन में लोगों को सशक्त बनाने और उनके कौशल निर्माण की बात की गई थी। इसमें कहा गया कि विकास का मुख्य लक्ष्य लोगों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका मतलब है कि लोगों को उन निर्णयों में पूरी तरह से भाग लेने देना जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसा करने के लिए
राज्य को निष्पक्ष कानून बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और इन समूहों को बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो मुख्य विचार हैं: कानून का पालन करना, जरूरत पड़ने पर राज्य लोगों की परियोजनाओं का समर्थन करना और राज्य के साथ साथ सामुदायिक समूहों का सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाना। 1.9 निष्कर्ष। स्थान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और राजनीति में अंतर के कारण हर जगह विकास और प्रगति अलग-अलग होती है। इन विविधताओं के बावजूद सामाजिक वैज्ञानिक विकास को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी उनके विचार आपस में टकराते हैं। इस इकाई में विकास पर शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के विभिन्न विचारों और पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मॉडलों के बारे में बात की गई। इसमें 1970 के दशक के उत्तरार्ध से विकास की सोच में बदलाव को भी शामिल किया गया, जिसमें मानव विकास और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह इस पाठ्यक्रम में विकास समाजशास्त्र के आगे के विश्लेषण के लिए मंच तैयार करता है।